अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने जो है वो फर्स्ट चैप्टर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस किया था, पेपर पैटर्न डिस्कस किया था और उसके साथ साथ जो है वो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट जो लीनियर का था हमने वो देखा था, जिसके अंदर हमने जो है वो डिस्टेंस फार्मूला भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने मिड पॉइंट भी डिस्कस किया था। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने जो है वहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन फॉर्मेशन भी स्टार्ट की थी। इक्वेशन फॉर्मेशन करने के बाद जो है फिर हमने कुछ सवाल किए थे, ठीक है जी, जिसके अंदर जो है वो उसकी बेसिक्स को जो है वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने जो है वो आज उसी से रिलेटेड जो है वो एक और सवाल जो है वो लेना है। और इसके जो पास पेपर में सवाल आते हैं उसके अंदर हमने फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की जो टाइप्स आपको वहाँ पे लिखवाई थी वो 4 थी। 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट एंड 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जो इसका सिंपल क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर वो ऐसा है कि जिसके अंदर आपके पास जो भी फॉर्म आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी उसी से रिलेटेड आपको जो है वो चीज़ें वहाँ पे गिवन होंगी। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे 2 इंटरसेप्ट्स अगर गिवन है तो इट मीन्स कि वहाँ पे आपको सिर्फ 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ आपको इस बात को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कौन सी फॉर्म किस जगह पे अप्लाई करनी है। जो चीज़ वहाँ पर गिवन होगी, ठीक है जी, उसी से रिलेटेड फॉर्म जो है वो आपके पास अवेलेबल है और वही फॉर्म जो है वो आपने वहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ दिस कि आप जो है वो ये सोचें कि ये जो 4 फॉर्म्स हैं इसको हम कहाँ कहाँ कौन कौन सी फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। जो चीज़ गिवन है, पॉइंट स्लोप गिवन है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी। 2 पॉइंट्स अगर आपके पास गिवन है तो 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन आता है आपके पास इसका। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमने पास पेपर से ही इसका एक सवाल लिया है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आपको रिवर्स काम करना है। ठीक है, रिवर्स काम से मुराद क्या है कि हमने यहाँ पे आपके पास बोर्ड पे जो है वो एक क्वेश्चन मेंशन किया है, फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन। यानी यहाँ आपके पास जो है वो इक्वेशन एक आपको पहले से गिवन है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने जो है वो यहाँ पे क्या करना है, रिवर्स फॉर्म में जाकर आपने स्लोप और इसके इंटरसेप्ट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो अब देखते हैं कि हम जो है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये इक्वेशन जो थी उस सिंपल इक्वेशन की फॉर्मेट में आपको नज़र नहीं आ रही, तो हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन के अंदर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। y माइनस 2x इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है जी, माइनस 2 इंटू 4 8, माइनस प्लस माइनस 6 इंटू एक्स 6x, माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़ा 18। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे स्लोप और इंटरसेप्ट्स निकालने हैं तो स्लोप और इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या है आपके पास कि स्लोप का मतलब है आपको m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, और इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट्स होते हैं आपके पास, एक x इंटरसेप्ट होता है और एक y इंटरसेप्ट होता है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपको याद हो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक स्लोप इन्वॉल्व था और एक y इंटरसेप्ट इन्वॉल्व था। ठीक है जी, तो अगर मैं इस इक्वेशन को जब भी हम स्लोप इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम स्लोप इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्लोप इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन थी वो पहले भी सिंपल फॉर्म में नहीं थी, तो अब इसको सिंपल फॉर्म में लाने से पहले ही हम इसको क्या करते हैं, इसको पहले से ही हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रीराइट करते हैं। यानी आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, y माइनस 2x इक्वल्स टू, यहाँ आपके पास ये 2x माइनस 6x और माइनस 8 प्लस 18, तो y माइनस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6x विल बिकम माइनस 4x और माइनस 8 प्लस 18 विल बिकम प्लस 10। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ y होता था, तो ये माइनस 2x को हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, तो y विल बिकम y इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 10 और ये माइनस 2x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास जो बच जाएगा वो माइनस 4x प्लस 2x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2x और साइन बड़े नंबर की रहेगी, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 10। यानी यहाँ हमने क्या किया, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हम इसको लेकर आ गए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर आए तो हमने यहाँ पे लिखा बाय
comparing the above equation with स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है आपके पास? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इक्वल्स टू mx प्लस k। जब भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी हम यहाँ पर दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में हमेशा वेरिएबल्स को कंपेयर नहीं किया जाता, उसके साथ जो वैल्यूज़ होती हैं उनको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ देखें आप y इक्वल्स टू वाई, वाई की जगह पे y ही आ रहा है, ठीक है जी। m की जगह पे क्या आ गया आपके पास? m की जगह पे आपके पास जो है वो आ रहा है -2। x की जगह पे x है तो x इक्वल्स टू x लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और k की जगह आपके पास क्या आ गया है? k की जगह आपके पास आ गया है 10। तो इसका मतलब है कि हमें दो चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई यहाँ पर। वो दो चीज़ें क्या हैं आपके पास? एक हो गई आपके पास स्लोप, स्लोप आपका क्या है m, ठीक है जी, और वो आ गया -2। और दूसरा आपके पास ये आ गया y इंटरसेप्ट, ठीक है जी। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई k, ठीक है जी, इक्वल्स टू आपके पास आ गया 10। अच्छा, मे बी पॉसिबल कुछ बुक्स के अंदर जो है वो इसको b से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और कुछ बुक्स के अंदर इसको जो है वो k से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने शायद जो है वो लास्ट सेशन के अंदर इसको b से रिप्रेजेंट किया था, तो हम इसको जो है वो करेक्ट कर लेते हैं, इसको b से रखते हैं ताकि आपको जो है वो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है जी। तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई दैट इज़ -2, ठीक है जी, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई दैट इज़ b इक्वल्स टू 10, सही है। तो यहाँ आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ गई, स्लोप की और आपके पास y इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपके पास सवाल में था मेंशन फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट्स। तो इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या है कि यहाँ आपके पास जो है वो एक y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी चाहिए और साथ में x इंटरसेप्ट की वैल्यू भी चाहिए। तो जब हमने लास्ट सेशन के अंदर आपको बताया था टू इंटरसेप्ट फॉर्म जब एक्सप्लेन की थी, तो हमने वहाँ पे आपको बताया था कि y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट जहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है जी। या इन अदर वर्ड्स y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि आपकी लाइन जब आपके y एक्सिस को कट करती है, ठीक है। और x इंटरसेप्ट का मतलब क्या था कि वो पॉइंट जहाँ पे y की वैल्यू 0 हो, या इन अदर वर्ड्स कि वो पॉइंट जहाँ पे लाइन आपके x एक्सिस को कट करे, ठीक है। क्लियर हो गई बात ये? तो अब x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मेंशन करते हैं व्हाट फॉर x इंटरसेप्ट, ठीक है, पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, जो सवाल में दी हुई इक्वेशन है हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर हम चाहें यहाँ पे तो जो हमने ये इसको मॉडिफाई करके बनाया था इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है जी। जब हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया तो अब हमारे लिए क्या होगा, आसानी हो जाएगी कि अगर हम x इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी आपके पास y इक्वल्स टू -2x प्लस 10, तो y की जगह क्या आ जाएगा 0, -2x प्लस 10, ये -2x इधर आके क्या होगा +2x इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 5 10, यानी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू a से रिप्रेजेंट करते थे इसको आप, और ये आ गया आपके पास वैल्यू 5, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है जी। तो आपके पास पेपर में जो सवाल है, ठीक है जी, आपका पेपर में जो सवाल आ सकता है वो कैसा होगा आपके पास सवाल कि आपको कहेगा कि वो 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे जिसमें आपको डिस्टेंस निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा, ठीक है जी। या 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, आपको इक्वेशन निकालनी होगी, ठीक है जी, और डिस्टेंस निकालना होगा। क्लियर? ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जो आपके पास स्ट्रेट पैटर्न पे कैलकुलेट की जाएंगी, ठीक है जी। दूसरा सवाल इसका किस तरीके से आ सकता है कि इक्वेशन आपको पहले से निकाल कर दे दे, ठीक है जी, और इक्वेशन देने के बाद गिवन आपके पास इक्वेशन हो और उससे वो आपको कहे कि आप स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल दें। अगर वो खाली स्लोप और इंटरसेप्ट कहता है तो खाली स्लोप और इंटरसेप्ट का मतलब है वो स्लोप और y इंटरसेप्ट की बात कर रहा है,
ठीक है जी। और अगर वो इंटरसेप्ट्स का जिक्र कर दे तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट भी निकालना है और वाई इंटरसेप्ट भी निकालना है। उसका पैटर्न आपने अब समझ लिया। जब भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी और आपने स्लोप और इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना होगा तो आप उसको क्या करेंगे, इक्वेशन को रीराइट करेंगे। किसके अंदर? इक्वेशन को रीराइट कर लेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो आपको पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि उसमें एक स्लोप होगा और एक इंटरसेप्ट आएगा। जब आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको लेकर आ जाएंगे तो इसको कंपेयर करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ। तो वेरिएबल्स को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्लोप की वैल्यू को कंपेयर करेंगे और इंटरसेप्ट की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ आपके पास क्या होगा, डायरेक्टली आप जो है वो स्लोप और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो ये आपका एक पार्ट जो है वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लीनियर वाला जो है वो इस पे आके जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर डिस्टेंस, पॉइंट, स्लोप, ठीक है जी, और इक्वेशन फॉर्मेशन आती है। और इक्वेशन फॉर्मेशन के अंदर 4 पार्ट्स आते हैं, जिसमें 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप, स्लोप इंटरसेप्ट एंड 2 इंटरसेप्ट फॉर्म्स हैं। ठीक है, इन सब के सवाल जो है वो हमने देख लिए थे लास्ट सेशन के अंदर, और एक सवाल हमने जो है वो इसके अंदर, इस सेशन के अंदर बिगनिंग के अंदर ही हमने इसको रिवर्स पैटर्न पे भी आपको करके दिखा दिया। तो आप पास पेपर उठा के जो है वो इसके सवाल कर सकते हैं। ठीक है जी, और जहाँ कन्फ्यूजन हो आप उसको पूछ भी सकते हैं। अब जो इसके बाद वाला पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है जी, तो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और साथ में फिर हम उसका एक सवाल भी करेंगे, जैसा सवाल आपका जो है वो पास पेपर्स में आता है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट हमने जो है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, और अब हम जो है वो क्या कर रहे हैं, अब हम जो है वो इसका दूसरे पार्ट की तरफ जो है वो जा रहे हैं। और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, दूसरा पार्ट हमारा जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है जी, यानी अब हम जो देख रहे हैं, हम देखेंगे सवाल वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो टॉपिक चल रहा है हमारा, उसके अंदर दूसरा पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अब आपके पास, सबसे पहले हम इसके ले लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। ये आपके पास क्या है, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपने करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपके पास 3 चीज़ें जो आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है पैराबोला की। ठीक है जी, यहाँ आपके पास क्या होगा, यहाँ आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जिस फिगर को रिप्रेजेंट करती है, जिस ज्योमेट्रिक फिगर को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज नोन एज द पैराबोला। ठीक है जी, उसको हम कहते हैं पैराबोला। और यानी जैसे लाइन की इक्वेशन होती है, जो हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस पढ़ी थी, जो हमने पढ़ा था कि ये जो आपने अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट पार्ट में जो चीज़ें ली थी, जो इक्वेशन बन रही थी वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है जी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, पैराबोला को। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, नंबर 1 द डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब कि आपका पैराबोला किस टाइप का है, किस तरफ ओपन होगा। ठीक है जी, ये जो a की वैल्यू है ये डिसाइड करती है डायरेक्शन को। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होगी आपकी तो इट मीन्स ये होगा ओपन अपवर्ड। ठीक है, और अगर a की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है पैराबोला ओपन होगा डाउनवर्ड। ठीक है जी, ये हो गई इसकी डायरेक्शन। यानी आप समझ लें कि पैराबोला ओपन अपवर्ड यू शेप फिगर होती है। अभी हम यू शेप फिगर भी ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। देन उसके बाद आपके पास सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है वर्टेक्स, जो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी। वर्टेक्स क्या चीज़ होती है आपके पास, वर्टेक्स होती है आपके पास टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला। सही है, ये वर्टेक्स को जनरली आप कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर जो होती है वो दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ दैट फिगर। तो पैराबोला के अंदर एक वर्टेक्स होता है, एक पॉइंट होता है वर्टेक्स। तो पॉइंट को लिखते हैं आप x और y की फॉर्म में, और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, -b/2a, और यहाँ आता है आपके पास 4ac - b² / 4a।
फर्स्ट फिगर जो है वो x को रिप्रेजेंट करती है और सेकंड फिगर जो है वो y को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी, -b/2a रिप्रेजेंट्स दी x एंड y की वैल्यू के लिए 4ac - b²/4a। ठीक है, अच्छा जी, नंबर थर्ड, दैट इज द रूट्स ऑफ पैराबोला। रूट्स के लिए आप क्या करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो रूट्स हैं आप अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, b² - 4ac, ठीक है जी, अपॉन 2a। अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर इसकी जो है वो आपके पास फिगर के अंदर रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो क्या हो जाएगी, मिसाल के तौर पे समझने के लिए, ये आपके पास जो है वो क्या हो गया, एक पैराबोला है। ठीक है जी, ये पैराबोला क्या शो कर रहा है, दैट इज शोइंग, ठीक है जी, ये ओपन डाउनवर्ड है। ठीक है जी, ये शो कर रहा है दैट पैराबोला ओपन्स, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा है। ठीक है जी, अच्छा, जब ये किसी पीक पॉइंट पे पहुंचेगा, सही है, तो ये जो पीक पॉइंट आपके पास शो कर रहा होगा ये होगा आपका वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, अच्छा, और यहाँ ये जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे जहाँ पे ये कट करेगा जिन दो पॉइंट्स के ऊपर, इन दो पॉइंट्स को आप क्या जो है वो कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ पैराबोला। ठीक है जी, इस पूरी फिगर को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड पैराबोला, और ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फिगर। रूट्स की दो वैल्यूज आती हैं, इसीलिए इसके फॉर्मूले में क्या आता है, इसके फॉर्मूले में प्लस माइनस आता है। ठीक है जी, जो टर्निंग पॉइंट होता है आपका, यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप तो ये मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर फिर दोबारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आ जाएगा, तो ये टर्निंग पॉइंट दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। और जो इसकी ओपनिंग है ये ओपनिंग कहलाती है आपके पास डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला, या विच वे पैराबोला ओपन्स। इसी तरीके से अगर मैं जो है वो ओपन अपवर्ड की फिगर ड्रॉ करूँगा तो वो सिंपल यू फॉर्म में बनेगी, तो उसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, मगर वो हमेशा यू की फॉर्म में बनेगा, यू और इन्वर्टेड यू। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक जो है पैराबोला जो बनेगा आपका वो यू और इन्वर्टेड यू की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन आती है इसकी, यानी इसका जो सवाल आपके पास पेपर में आता है, उस पेपर के सवाल में मैक्सिमम चीज़ें क्या आ सकती हैं कि वो तीनों ये पूछ ले। ठीक है जी, और सेलेक्टिव क्या हो सकता है, सेलेक्टिव का मतलब है कि वो आपसे सिर्फ डायरेक्शन और वर्टेक्स पूछ ले, या डायरेक्शन और रूट्स पूछ ले। ठीक है जी, या आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ आपसे वो रूट्स पूछ ले, या स्पेसिफाइड होकर जो है वो क्या करे, वो सिर्फ स्पेसिफाइड होकर सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स पूछ ले। ये आपके पास जो है वो पेपर में इस सवाल का पैटर्न होता है। ठीक है जी, तो अब ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। देन अब हम जो है वो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इस क्वेश्चन की बेस पे जो है वो हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो आपको फाइंड आउट करके यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी बेसिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, तीन चीज़ें आपके पास, डायरेक्शन, वर्टेक्स एंड रूट्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, और इसी की बेस पे जो है वो आपके पास क्वेश्चन आता है, और हो सकता है कि वो आपके पास क्वेश्चन जो है वो तीनों का आ जाए, और या हो सकता है वो आपके पास क्वेश्चन जो है वो किसी एक चीज़ का है। हमने लिखी यहाँ पे फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है जी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इन तीनों चीज़ों को कवर कर रही होगी। और जब आप पास्ट पेपर से क्वेश्चन करेंगे तो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस के अंदर भी आपको वही चीज़ जो है वो इंशाल्लाह नज़र आएगी। ठीक है जी, y = 2x² - 3x + 1, और इसमें हम इसको कहते हैं फाइंड डायरेक्शन, वर्टेक्स, और नंबर 3 पे हम लेते हैं दैट इज द रूट्स। क्लियर? अब हम जा रहे हैं इसके सॉल्यूशन पे। हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी, और स्टैंडर्ड फॉर्म थी y = ax² + bx + 3, यानी पहले x² की टर्म है, फिर x की टर्म है, और फिर नंबर है, कांस्टेंट है।
आपको भी क्या करना होगा, जब भी आपके पास सवाल में अगर इसकी प्लेसमेंट इस तरह नहीं आती, स्क्वायर फिर x और फिर 1 यानी पावर 0 कांस्टेंट यानी नंबर आएगा आखिर में, अगर ये प्लेसमेंट आपको पेपर में नज़र नहीं आती तो फर्स्ट आपका काम क्या होगा कि आपने उसको रीराइट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। और अगर आपके पास क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मिलेगा आपको, जो कि नॉर्मली आपके पास जो सवाल आता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आता है, मोस्टली सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे सवाल को, आप सवाल को स्टार्ट करेंगे बाय कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है जी। सबसे पहला काम क्या है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है जी। y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं अगेन यहाँ पे रिपीट करता हूँ कि अगर आपके पास सवाल में स्क्वायर की टर्म पहले, फिर x की टर्म और फिर कांस्टेंट नहीं है, तो इसको आपने पहले रीराइट करके इस फॉर्म में लेके आना होगा, उसके बाद फिर आप कंपेयर करेंगे। अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि जब आप कंपेयर करते हैं तो वेरिएबल्स कंपेयर नहीं होते, उनके साथ जो वैल्यूज होती हैं वो कंपेयर होती हैं। तो देयरफॉर अब आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या हो जाएंगी, y की जगह पे तो y शो हो रहा है, a की जगह पे आपके पास क्या है यहाँ पे 2x स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है। b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -3, सही है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म तो पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस समेत जो है वो आप क्या करेंगे, वैल्यू को लेंगे। फिर आखिर में आपके पास क्या है c की वैल्यू क्या है 1। ये आपके पास आ गए इसके 3 कोफिशिएंट्स a, b और c। तमाम तर चीज़ें जो है वो इन कोफिशिएंट से ही कैलकुलेट हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ क्या है आपके पास, डायरेक्शन, ठीक है जी। और डायरेक्शन के लिए भी हमने क्या बताया था आपको कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो इट मीन्स दैट कि आपका पैराबोला जो है वो ओपन अपवर्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि a की वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। तो यहाँ आपके पास जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी डायरेक्शन की तो वो हो गई। तो डायरेक्शन के अंदर आपको और कुछ नहीं करना, डायरेक्शन के अंदर आपने सिर्फ जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि पैराबोला ओपन अपवर्ड है या ओपन डाउनवर्ड है, और वो a की वैल्यू को देखते पता चल जाएगा आपको कि अगर a पॉजिटिव है तो वो ओपन अपवर्ड हो जाएगा, और अगर a नेगेटिव है तो वो ओपन डाउनवर्ड हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं आगे नेक्स्ट चीज़ के ऊपर अपनी, दैट इज़ कॉल्ड दी वर्टेक्स। अब हम जब वर्टेक्स को सॉल्व करेंगे तो वर्टेक्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था एक्स वाई इक्वल्स टू -b अपॉन 2a और 4ac -b स्क्वायर अपॉन 4a। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस, देखिए जी ये फॉर्मूले का माइनस है और b की वैल्यू माइनस में, तो ये आपके पास क्या होगा, ब्रैकेट में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 2, ये हो गया। इधर आ जाते हैं 4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू है 1 माइनस b की वैल्यू है -3 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4 इंटू a यानी 2। तो अब क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 ज़ा 4, इधर हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 1 1 माइनस -3 का स्क्वायर दैट विल बिकम 9, -3 क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम पॉजिटिव 9, और ये जो माइनस है ये बीच वाला माइनस है, डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ आपके पास जो पॉइंट बन जाएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ 3 अपॉन 4, 8 माइनस 9 विल बिकम -1 अपॉन 8। ये आपके पास क्या होगा, वर्टेक्स कहलाएगा। यानी ये वो पॉइंट होगा, ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ये होल नंबर में भी आ सकता है, इससे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आप कैंसिल आउट करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स आपके पास जो है वो क्या कहलाता है, वो बताएगा आपको कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका पैराबोला जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई आपकी क्या, दैट विल बिकम योर सेकेंड रिक्वायरमेंट। ये दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो गई। थर्ड रिक्वायरमेंट पे जब जाते हैं आप,
तो थर्ड रिक्वायरमेंट आपकी क्या थी? थर्ड रिक्वायरमेंट आपके पास जो है वो है रूट्स, ठीक है, ऑफ पैराबोला या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिससे आप रूट्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू -3 प्लस माइनस b की वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, c की वैल्यू आएगी 1, ये स्क्वायर रूट में और होल डिवाइड बाय 2a। ये हो जाएगा पॉजिटिव 3 माइनस माइनस प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9 और ये हो जाएगा -4 2 8 होल डिवाइडेड बाय, ये था आपके पास 2 इंटू a यानी 2 2 4। अब क्या बचेगा आपके पास? 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस 8। स्क्वायर रूट 9 माइनस 8 का मतलब 9 माइनस 8 विल बिकम 1 और 1 में आपके पास क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 और ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बिकम 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 का स्क्वायर रूट जो होता है 1 होता है। अब यहाँ आपके पास ये जो सिंप्लीफाई कर रहे थे आप, ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया है, यानी यहाँ आपके पास ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? एक दफ़ा प्लस के साथ लिखी जाएगी और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखी जाएगी। तो जब हम प्लस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 1 दैट इज़ 4/4, 4 और 4 कैंसिल, दैट विल बिकम 1 और इधर आ जाएगा आपके पास 3 - 1 2/4, ठीक है जी। और यहाँ क्या बच जाएगा? x इक्वल्स टू 2 1 2 2 2 4, ठीक है जी। यानी वर्टेक्स के बाद रूट कैलकुलेट करने में आपके पास ये दो वो वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ आपके पास लास्ट में रूट्स की दो वैल्यूज़ आइडेंटिफाई हुई हैं। इस पे आके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये आपका हो गया पूरा आंसर। ये वो क्वेश्चन है आपके पास कि जिसके अंदर आपके तमाम चीज़ें आपको जो है वो अवेलेबल थी, ठीक है जी। जब तमाम चीज़ें आपके पास अवेलेबल थी, यानी आपसे मांग ली गई थी, जिसमें डायरेक्शन भी था, जिसमें आपके पास वर्टेक्स भी था, जिसमें आपके पास रूट्स भी थे, ठीक है जी। और अभी जो हमने जो इसकी बेसिक थ्योरी डिस्कस करी थी क्वाड्रेटिक की, जो आपको पैराबोला की जो इक्वेशन है, पैराबोला जो है वो ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसकी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है जी। या आप इसको अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस ज्योमेट्रिकल फिगर को शो करती है वो आपके पास क्या होती है? वो आती है आपके पास पैराबोला, ठीक है। और उसके अंदर आप तीन चीज़ें जो हैं वो आपसे वो मांग सकता है, एक डायरेक्शन, एक वर्टेक्स और एक रूट। डायरेक्शन के अंदर कोई वर्किंग नहीं है, सिर्फ जो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके अंदर a की वैल्यू जो है, यानी यहाँ पे आपने लिखी थी y इक्वल्स टू ax² + bx + c, इसके अंदर a की वैल्यू से आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपन होगा, अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपन होगा, ठीक है। फिर आपने दूसरी चीज़ निकाली वर्टेक्स, जो जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो हमने फिगर में शो किया था कि जो उसका टर्निंग पॉइंट था, नीचे से स्टार्ट करके हमने दिखाया था कि वो एक पॉइंट पे मैक्सिमम पहुंचेगा और फिर वहाँ से दोबारा टर्न करके नीचे आएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर ये ओपन अपवर्ड है तो ओपन अपवर्ड का मतलब है आपका पैराबोला जो है वो यू शेप का है, यानी स्टार्ट होके वो एक मिनिमम पॉइंट पे जाएगा और उस मिनिमम पॉइंट से घूम के दोबारा ऊपर आएगा। तो वो जिस मिनिमम पॉइंट से टर्न करेगा दैट इज़ कॉल्ड दी वर्टेक्स। और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? उसका पॉइंट क्या है? 3/4 और -1/8। अब अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या हम इसको जो है वो डिवाइड करके पॉइंट में लिख सकते हैं? बिल्कुल, आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और आप इसको डिवाइड करके पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ये होल नंबर में भी आ सकता है, ठीक है जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आइडेंटिफाई करता है कि इस पॉइंट पे आके क्या होगा, इस पॉइंट पे आके आपका जो पैराबोला है वो टर्न करके दोबारा अपने ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से पहला x की वैल्यू को शो करता है, दूसरा y की वैल्यू को शो करता है। और इसके कोऑर्डिनेट की लाइन कहाँ होगी आपके पास? x पॉजिटिव y नेगेटिव। आपको पता है x पॉजिटिव y नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। ये हम लास्ट जो है वो वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके अंदर 1st, 2nd, 3rd क्वाड्रेंट आपको सब बता दिया था, ठीक है। देन उसके बाद फिर लास्ट चीज़ इसने मांगी थी वो थी आपके पास दैट इज़ द रूट्स।
रूट्स का मतलब क्या होता है आपके पास कि पैराबोला जो आपकी फिगर है, ज्योमेट्रिक फिगर है, वो ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट करेगी उन पॉइंट्स की कैलकुलेशन को हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है जी, या रूट्स ऑफ पैराबोला भी कह सकते हैं आप, या वो आपसे कह सकता है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर भी आपने क्या करना है, यही 3 वैल्यूज़ को पुट करना है जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करके ए, बी और सी की वैल्यूज़ निकाली थी, उन्हीं को कंपेयर कर आप क्या करेंगे, उन्हीं को कंपेयर करके जो है वो आप रूट्स की वैल्यू भी निकालेंगे और वर्टेक्स की वैल्यू भी निकालेंगे। रूट्स की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, स्क्वायर रूट वाले पार्ट को पूरा सॉल्व किया। जब स्क्वायर रूट वाला पार्ट पूरा सॉल्व हो जाएगा देन उसको प्लस और माइनस की फॉर्म में अलग अलग कर लेंगे। ठीक है जी, जैसे कि भी आपको दिखाया था स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी जब आप बेसिक को जो थ्योरी की फॉर्म में जब हमने इनकी चीज़ें लिखी थी और एक फिगर बना के दिखाई थी, तो आपको 2 पॉइंट्स दिखाए थे कि ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आपके पास क्या कर रहे थे, पैराबोला को एक्स एक्सिस पे कट कर रहे थे। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है कि x1 और x1/2, यहाँ पे क्या होगा, x1 और x1/2 ये 2 वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपका पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है जी, वो कम भी कट कर सकता है और कम ज़्यादा भी कट कर सकता है। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें रूट की एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है जी, रूट की एग्जिस्टेंस नहीं होने का मतलब क्या है कि वो आपका पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। ठीक है जी, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी सवाल में रूट्स ही ना हो। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि किसी सवाल में ऐसा हो सकता है कि रूट्स ना हो। उसकी एग्जांपल क्या होगी, उसकी एग्जांपल ये होगी कि आपके पास मिसाल के तौर पे ये ग्राफ है और आपका जो पैराबोला है वो क्या हो, एक्स एक्सिस से पहले ही क्या हो जाए, टर्न कर जाए। जब आपका पैराबोला एक्स एक्सिस से पहले ही टर्न करेगा तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। रूट्स तो आप उस वक्त फाइंड कर सकते हैं कि जब ये इसको कट करेगा। ठीक है जी, किसी सवाल के अंदर अगर आप इसकी पहचान क्या है कि क्या वहाँ पे रियल रूट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सेम है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई नीचे से पैराबोला हो, वो एक्स एक्सिस से पहले ही क्या हो जाए, टर्न करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस मूव कर जाए। तो क्या होगा यहाँ पे, ऐसे केसेस के अंदर इसकी सबसे आसान आइडेंटिफिकेशन क्या है कि कभी भी आपके पास अगर रियल रूट्स नहीं आ रहे होंगे तो उसकी सबसे ईजीएस्ट वे में पहचान क्या है कि जब आप रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू जो होगी वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है जी, जब स्क्वायर रूट में वैल्यू माइनस में आए तो आप समझ जाएं कि वहाँ पे उस पैराबोला के रियल रूट्स नहीं हैं, यानी वो पैराबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ठीक है जी, तो इसको आप अपने पास नोट डाउन भी कर लें कि जब भी आप कोई सवाल करें, क्वाड्रेटिक का सवाल करें, तो आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका वर्टेक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, और रूट आपने कैलकुलेट किया और रूट के अंदर स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है, ठीक है जी, वो माइनस में आ जाती है। अगर वो माइनस में आ जाती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उसके रियल रूट्स अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ आप नीचे एक लाइन मार्क कर देंगे कि दिस पैराबोला डजंट हैव रियल रूट्स। ठीक है, तो आप उसको वहीं पे छोड़ देंगे अपने सवाल को, तो वो सवाल गलत नहीं होगा। तो आप जो है अगर आपके पास यहाँ पे क्या हो, अगर आपके पास यहाँ पर जो है वो वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाए, ठीक है जी, अगर यहाँ आपके पास वो माइनस में आ जाए तो इट मीन्स कि यहाँ आपको जो है वो क्या करना होगा, यहाँ आपके पास जो है वो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो वहाँ पे आप नीचे एक लाइन मेंशन कर देंगे, दिस पैराबोला डजंट हैव रियल रूट्स। ठीक है जी, या आप लिख देंगे वहाँ पे देयर इज नो रियल रूट्स फॉर दिस पैराबोला। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज ऑल कंक्लूजन ऑफ योर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर हमने लीनियर का एक पार्ट किया और क्वाड्रेटिक का एक पार्ट किया। क्वाड्रेटिक का पार्ट इतना लेंथी नहीं है। क्वाड्रेटिक का सवाल जो है, जैसे मैंने आपको सवाल अभी करवाया है, वैसा ही सवाल आपका नॉर्मली पेपर में आता है। ठीक है, जिसके अंदर रूट्स और वर्टेक्स निकालना होगा, या डायरेक्शन रूट्स और वर्टेक्स निकालना होगा, या खाली वर्टेक्स निकालना होगा, या खाली रूट निकालना होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये।
तो अब आपके पास काम है, अब आप पास पेपर से जो है वो अपने इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, 4, 5, 6 जितने भी सवाल आप करें। और इफ़ यू नीड माई हेल्प, इफ़ यू नीड माई एडवाइस, ठीक है जी, कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आपका ये एक तो रिवीजन भी हो गया और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी सवाल में तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है जी, मैं आपके ग्रुप्स में अवेलेबल हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे और उसका रिव्यू करेंगे, ताकि आप जो है वो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।